Okay, now welcome back. We are going to discuss next 15 questions based on the session and region for the chapter number 1. Okay, so the large number of the free electrons are present in the metal. ये कोई मेटल है और उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है. Yet there is no current in the absence of the electric field. इसने कहा कि कोई करंट नहीं होगा एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड में. हम लोग ये बात जानते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई एक कंडक्टर है और ये तुम्हारे पास एक लगी हुई है क्या बैटरी. हमें ये पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल. इसका मतलब है ये लोग लेकर के आते हैं अपने अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस. ये पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, ठीक है. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स को कहती है कि अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए. इसका मतलब ये हुआ कि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल में प्रेजेंट तो होते हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी करंट नहीं आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में. ये बात बिल्कुल सही है. इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक. तो एक तरीके से रीजन जो है वो ऐसा लग रहा है कि जो मेन बात है और एक्सप्रेशन जो है वो रीजन का जो है कारण लग रहा है ना. मतलब रीजन एक्सप्रेशन का कारण ना लग करके स्टेटमेंट नंबर 2 का जो रीजन है मतलब जो कारण है वो स्टेटमेंट नंबर 1 लग रहा है, ठीक है. तो पहले स्टेटमेंट नंबर 1 आना चाहिए था, फिर स्टेटमेंट नंबर 2 आना चाहिए था. तो इसने कहा कि बात तो दोनों सही है, बात तो असर्शन भी सही है, बात तो रीजन भी सही है, पर वो तुम्हारे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. वो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है नंबर रीजन असर्शन का, ठीक है. हम ये कह सकते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो स्टेटमेंट नंबर 2 को फॉलो कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं. उस हिसाब से इसका आंसर हम ए दे सकते थे, तो इसका आंसर हम देंगे क्या, बी, ठीक है. आई बात समझे, इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा. अगला देख लेते हैं. If the medium between the two charge is replaced by another medium, so F is equals to K of Q1 Q2 by R स्क्वायर होता है, ठीक. अब हमने कहा कि ये तुम्हारे पास Q1 है और ये तुम्हारे पास Q2 है और इनके बीच में R है और इनके बीच में कोई मीडियम है, ठीक है. लेट सपोज अब चूंकि इन्होंने कहा इफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मीडियम, ठीक. तो हमने कहा कि इसका हम K1 मान लेते हैं, तो हमने यहाँ पे मान लिया क्या, इसका K1 मान लिया. ये हो गया F1, ठीक. अब ये हो गया क्या, K Q1 Q2 अपॉन तुम्हारे पास कितना K2 R स्क्वायर. अब इसने क्या बोला कि इसने कहा Q1 और Q2 तुम्हारे पास फिर से हैं, इनके बीच की दूरी तुम्हारे पास R है और इस पे तुम्हारे पास क्या है, मीडियम है. और ये मीडियम अब तुम्हारे पास K2 है. मतलब पहले एयर नहीं था, बस समझिएगा, पहले एयर नहीं था, पक्की बात है, कोई मीडियम था, वरना ये बताता सीधे एयर, ठीक है. If the medium between the two charges is replaced by another medium of the greater dielectric constant, then the electric force between them decreases. अब ये कह रहा है कि K2 जो है वो K1 से बड़ा है, ठीक. तो F1 अपॉन F2 अगर हम लोग लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा K2 अपॉन तुम्हारे पास K1. अब क्योंकि K2 K1 से बड़ा है तो K2 अपॉन K1 का रेशियो 1 से बड़ा होगा. इसका मतलब ये है कि F1 अपॉन F2 की वैल्यू तुम्हारे पास 1 से बड़ी होगी. F1 तुम्हारे पास ग्रेटर देन F2 होगा. इसका मतलब F2 जो है वो F1 के कंपैरिजन में घटेगा. इसका मतलब है एक्सर्शन तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है. एक्सर्शन तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है. और इसका रूल्स क्या है, रूल्स मैंने आपको बता ही दिया था, ये तुम्हारे पास रूल्स हमको फॉलो करना है, ठीक. अच्छा, फिर इसने कहा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेरीज इनवर्सली एज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अभी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो रिलेशन है ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, हायर क्लासेस में आता है. आप इतना ध्यान रखिए कि P जो है वो तुम्हारे पास डायरेक्टली वेरी करती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, बस इतना ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेरीज डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है. तो एसर्शन यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी रीजन तो यहाँ पे गलत हो गया, रीजन गलत हो गया, एसर्शन यहाँ पे ट्रू हो गया. तो इसका आंसर देंगे क्या, इसका आंसर देंगे हम लोग यहाँ पे कितना, सी, ठीक है. इसका आंसर देंगे हम लोग यहाँ पे सी. अगला सवाल देख लेते हैं. अगला क्या रखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल माइनस क्यू तुम्हारे पास प्लस क्यू, ठीक है. यहाँ से तुम्हारे पास आर दूरी पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पी ले लिया, ठीक है. तो ई पी ले लिया तो बस कितना हो गया, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2p अपॉन कितना आर क्यूब, ठीक है. ये पी है. अब इसने कहा ये है क्या, ये तुम्हारे पास ई ए है, ई एक्सियल है, इसने कहा ठीक है. Then electric field due to same dipole on the equatorial line and at the same distance will be. अब इसने कहा कि मान लो कि हम यहाँ पे कंसीडर करें सेम डाइपोल पे माइनस क्यू और तो प्लस क्यू, ठीक है. और
तुम्हारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है तुम्हारे पास क्या, ये है तुम्हारे पास जो है आर दूरी है, ठीक है, और ये है तुम्हारे पास आर। तो हमने यहाँ पे ई आर निकाला जो कि ई तुम्हारे पास इक्वाटोरियल आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन तुम्हारे पास आर क्यूब आया, ठीक है। इसने कहा ठीक है, ई ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ तुम्हारे पास ई इक्वलेंट इक्वेटोरियल आया, ई इक्वेटोरियल तुम्हारे पास हो गया ई ए अपॉन 2। अगर वहां पे इसने कहा कि एक्सियल डिस्टेंस पे तुम्हारे पास ई था तो ये हो जाएगा E/2। इसका मतलब एसर्शन तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसर्शन है वो तो बिल्कुल सही हुआ। इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। नहीं, चाहे आप इसमें देख लीजिए एक्सियल पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन में देख लीजिए तो भी तुम्हारे पास क्यूब ऑफ द डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, और अगर आप इक्वेटोरियल से देख लीजिए तो भी आपका क्यूब ऑफ द डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो स्क्वायर से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि रीजन हो गया गलत। अगर एसर्शन सही है, रीजन गलत है, तो यहाँ पे आंसर बनता है क्या, आंसर बनता है सी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या क्या रखा है, व्हेन अ बॉडी एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज इट्स मास डिक्रीजेस। सिंपल सा क्वेश्चन है ये नंबर दो बॉडी है, इस पर्टिकुलर बॉडी से यहाँ पे आपने जो है इलेक्ट्रॉन को निकाला होगा, इलेक्ट्रॉन को निकाला होगा, तो डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूट्रल बॉडी को, डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाती है, एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाती है, ठीक है। तो हमारे पास पहले इसका मास ma रहा होगा, फिर इसका मास हमारे पास mb रहा होगा, इसका जो फाइनल मास रहा होगा वो रहा होगा ma माइनस कितना 3me, और इसका जो फाइनल मास रहा होगा वो होगा तुम्हारे पास क्या mb प्लस तुम्हारे पास कितना 3mb, राइट। तो mb प्लस तुम्हारे पास 3me, ठीक। तो देखा जाए जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनी है उसका मास क्या हुआ है, उसका मास तुम्हारे पास इंक्रीज हुआ है। जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनी है उसका मास अंत में क्या हुआ है, और फाइनली उसका मास डिक्रीज हुआ है। तो पीसीबी मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास घटता है, एनसीबी मतलब नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास वापस क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो इसने कहा कि जब कोई बॉडी पॉजिटिव एक्वायर करती है पॉजिटिव चार्ज तो इसका मास घटता है। हाँ बिल्कुल सही है, इसका मतलब एसर्शन तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब बॉडी एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है, रीजन भी तुम्हारे पास ट्रू है, लेकिन क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसने कहा जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तभी हम -3me दिखाए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कारण बनता है। कारण अगर बनता है तो इसका आंसर हम दे सकते हैं क्या, इसका आंसर हम दे सकते हैं ए, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, इसने पूछा कि व्हीकल कैरिंग हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल, ठीक है, वो वाले व्हीकल जो कि तुम्हारे पास हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल तुम्हारे पास कैरी करते हैं, ठीक है, have hanging chains slightly touching the ground. The body of a vehicle gets charged while moving through air at higher speed. ठीक है, इसने कहा कि बॉडी इज चार्ज्ड, ठीक है, इसने कहा कि बॉडी तो चार्ज हो जाती है, बॉडी इज चार्ज्ड व्हेन व्हीकल मूव्स एट वेरी हाई स्पीड, व्हेन व्हीकल मूव्स एट वेरी हाई स्पीड, जब बहुत ही हाई स्पीड में व्हीकल तुम्हारे पास मूव करता है तो बॉडी क्या हो जाती है, बॉडी तुम्हारे पास चार्ज हो जाती है, ठीक है। अब इसने कहा कि अगर चार्ज हो जाएगी तो सिंपल सी बात है हमको उस चार्ज को हटाने का रहेगा, ठीक है। इसने कहा कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनफ्लेमेबल मटेरियल, ठीक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनफ्लेमेबल मटेरियल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेबल मटेरियल, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि ये चार्ज हटे, ठीक है। वी कीप हैंगिंग चेन्स वी कीप हैंगिंग चेन्स ठीक है, हम हैंगिंग चेन्स को रखते हैं, ठीक है, एंड मेक इट टू टच द ग्राउंड और हम ये चाहते हैं कि वो तुम्हारे पास ग्राउंड को लगातार कांटेक्ट में रहे, मेड इट टू टच द ग्राउंड, राइट। इसने कहा कि क्या करता है, इसने कहा क्या करता है अल्टीमेटली दिस प्रोसेस ट्रांसफर्स द चार्ज टू ग्राउंड दिस प्रोसेस ट्रांसफर द चार्ज टू व्हाट, टू तुम्हारे पास ग्राउंड, ठीक है। सो तुम्हारे पास व्हीकल को इससे कोई नुकसान नहीं होता, एंड vehicle is prevented from any loss, बस समझे, ठीक है।
तो अब सवाल नंबर 5 को अगर हम देखें तो क्या कह रहा है कि व्हीकल्स कैरिंग हाईली इम्फ्लेमेबल मटेरियल्स हैव हैंगिंग चेन्स स्लाइटली टचिंग द ग्राउंड। हाँ, होता है। द बॉडी ऑफ अ व्हीकल गेट्स चार्ज व्हेन मूविंग थ्रू एयर एट अ हाई स्पीड। मैंने लिखा भी कि बॉडी इज चार्ज व्हेन व्हीकल मूव्स एट अ वेरी हाई स्पीड। मैंने ये बात लिखी है, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इम्फ्लेमेबल मटेरियल वी कीप हैंगिंग चेन्स एंड मेक इट टू टच द ग्राउंड। और हम चाहते हैं कि वो ग्राउंड को टच करे। ये प्रोसेस से जो चार्ज है वो ग्राउंड पे ट्रांसफर हो जाता है और व्हीकल किसी भी लॉस होने से बच जाता है। तो यहाँ पे साफ साफ लग रहा है कि एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर बनता है तुम्हारे पास क्या? इसका आंसर बनता है तुम्हारे पास ए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में ऐसा एक सवाल दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगला सवाल देखते हैं। When charges are shared between any two bodies, when charges are shared between any two bodies, some energy, नो चार्ज इज रियली लॉस। इसने कहा कि लेट्स सपोज Q1 इज इक्वल टू कोई तुम्हारे पास Q होगा, ठीक है। इसने यहाँ पे R1 ले लिया, ठीक है। इसने यहाँ पे R2 ले लिया और Q2 इज इक्वल टू कोई तुम्हारे पास Q2 इज इक्वल टू कोई तुम्हारे पास Q2 रहा होगा, ठीक। अब इसने कहा कि जब हम यहाँ पे लिए क्या नाम है शेयर किए गए तुम्हारे पास चार्जेस, ठीक है। तो इसने कहा कि जब भी शेयरिंग होती है तो ये बात तो हम लोगों को पहले से पता है कि चार्ज का कभी नुकसान नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि चार्ज की प्रॉपर्टी में कि देयर इज ऑलवेज अ कंजर्वेशन होता है। तो इसने कहा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। इसने बोला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज व्हाट टेक्स प्लेस। चार्ज का कंजर्वेशन तो 100% होता है। अगर चार्ज का कंजर्वेशन 100% होता है तो हम ये कह सकते हैं कि नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का तो बस कोई भी लॉस नहीं होता, ठीक। और एनर्जी का तो बस क्या होता है, कोई भी लॉस नहीं होता। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज तो वहां पर होता है, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता, ठीक है। सॉरी, लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ स्पार्किंग, इन फॉर्म ऑफ स्पार्किंग, बट इट अकर्स इन फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ हीट होता है, स्पार्किंग के फॉर्म में नहीं होता। तो इसने कहा कि कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज तुम्हारे पास रहेगा तो कोई चार्ज लॉस नहीं हुआ, ठीक है। अब इसने कहा बट सम लॉस ऑफ एनर्जी डज अकर। बिल्कुल होता है, एनर्जी लॉस होता है, लेकिन हीट के फॉर्म में होता है, स्पार्किंग के फॉर्म में नहीं होता। तो एसर्शन तो सही है, ठीक है। एसर्शन कैसा है यहाँ पे? एसर्शन तो यहाँ पे सही है, रीजन भी यहाँ पे सही है, ठीक है ना। और रीजन जो है उसमें स्पार्किंग वर्ड कहीं यूज नहीं होता है, हीट वर्ड ही यूज होता है, ठीक है। और कभी कभार कुछ बुक्स में उसको दे भी देते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, बट रीजन को उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बता सकते, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हम दे पाएंगे यहाँ पे कितना? बी, ठीक है। बी आंसर इसका हम यहाँ पे दे सकते हैं। अगला देखिए, The surface charge densities of the two spherical conductors of the different radii, ठीक है। ये spherical conductor, ये spherical conductor, ठीक है। ये तुम्हारे पास डिफरेंट रेडियाई R1, ये डिफरेंट रेडियाई तुम्हारे पास जो है R2, ओके। आर इक्वल, तो इसने कहा कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू तुम्हारे पास सिग्मा 2, राइट। Q1 अपॉन तुम्हारे पास 4 पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन तुम्हारे पास 4 पाई R2 स्क्वायर, ठीक। 4 पाई कैंसिल, तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू तुम्हारे पास R1 अपॉन R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसने कहा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर देयर सरफेस आर आल्सो इक्वल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखते हैं, K तुम्हारे पास Q1 अपॉन तुम्हारे पास R1 स्क्वायर, और E2 की वैल्यू देखते हैं, K तुम्हारे पास Q2 अपॉन तुम्हारे पास जो है R2 स्क्वायर, राइट। सो Q1 अपॉन Q2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास R1 स्क्वायर, ठीक है। So Q1 upon Q2 that is R1 square upon तुम्हारे पास R2 square into R2 square upon R1 square, ये कट गया तो ये आ गया 1:1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपस में हो गई बराबर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैसे हो गई? बराबर हो गई। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इसने कहा कि सर एसर्शन तो सही है, रीजन भी सही है, क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया ही होती है, पर ऐसा नहीं लग रहा है कि रीजन एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे देंगे क्या? इसका आंसर हम देंगे यहाँ पे बी, ठीक है। अगला सवाल, अगला हमसे पूछा है कि थ्री इक्वल चार्जेस आर सिचुएटेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। इसने कहा कि भाई ये कोई सर्कल है, ठीक है, और ये कोई सर्कल के अंदर जो है बनाया जा रहा है कोई ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रायंगल बनाए दे रहे हैं, ठीक। और हमसे क्या कहा गया है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट द सेंटर इज जीरो, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट द सेंटर जीरो, ठीक है। तो सर्कल बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए एक मिनट जरा, इसको और बड़ा कर लिया जाए।
यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं और एक ट्राइंगल इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक, यहाँ पे। देखिए, तो ये तुम्हारे पास यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक, और हमने क्या कहा कि 3 इक्वल चार्जेस, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है और यहाँ पे भी क्यू है, आर सिचुएटेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर सच दैट दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर इज 0। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है, इसे हम एक काम कर देते हैं, ए कह देते हैं, इसे हम बी कह देते हैं, इसे हम सी कह देते हैं, ठीक है, ये होगा एफ, इसे हम एम कह देते हैं, ये होगा एफ एम ए, ठीक है, एक यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा, ठीक, ये आएगा एफ एम बी और एक यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास क्या, एफ एम सी, ठीक है, ये वैल्यू आई। अब अगर ये फोर्स की डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी यही होंगी, तो हमने कहा कि ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तुम्हारे पास क्या, ई ए, और ये हो गई तुम्हारे पास क्या, ये हो गई तुम्हारे पास ई बी, और ये हो गई तुम्हारे पास क्या, ये हो गई ई सी। वही वैल्यू तो सबकी सेम आएगी, क्यों, क्योंकि ये वाली दूरी सबकी सेम होगी, है ना, ये वाली दूरी ऊपर से तुम्हारे पास सेम होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नेट तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 100% तुम्हारे पास कितना आने वाला है, वो 0 आने वाला। तो ये असर्शन तो बिल्कुल सही है, ठीक। Three, the forces on a unit positive charge at the center due to the three equal charges are represented by the three sides of a triangle taken in the same order। ये क्या मतलब हुआ, इसने का इसका ये मतलब हुआ कि देखो, सबसे पहले हमने ये बनाया क्या, हमने बनाया तुम्हारे पास एफ एम ए, हमने एम पे कोई एक क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज रख दिया, फिर हमने क्या बनाया, फिर हमने बनाया तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास क्या बनाया हमने, एफ एम बी बनाया, और फिर हमने क्या बनाया, फिर हमने बनाया तुम्हारे पास ये क्या, ये तुम्हारे पास हमने एफ एम सी बनाया, ठीक है। तो जरा देखिए, ये तुम्हारे पास पहले ऐसे गया, फिर तुम्हारे पास ऐसे गया, और फिर तुम्हारे पास ऐसे आ गया, ठीक है, सेम ऑर्डर चल रहा है, सेम ऑर्डर चल रहा है, सेम ऑर्डर चल करके क्या इन्होंने ट्राइंगल बना दिया, इन्होंने कहा बना तो दिया, तो इन्होंने कहा असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। आप बात समझ रहे हैं, असर्शन भी करेक्ट है और तुम्हारे पास क्या है, रीजन भी तुम्हारे पास यहाँ पे करेक्ट है। इसने कहा कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तब इसने क्या बताया, इसने कहा कि फिर मतलब ये कैसे एग्जैक्टली क्वेश्चन होगा, तो इसने कहा कि सिंपल है, असर्शन भी करेक्ट है, यहाँ पे रीजन भी करेक्ट है, और रीजन कहीं ना कहीं तुम्हारे पास वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, कि हमको ये पता है कि जब किसी भी जगह पे एन वेक्टर्स आ करके एक क्लोज फिगर बना दे, वो भी सेम ऑर्डर पे लेकर के, तो वहां पे नेट रिजल्टेंट हमेशा 0 ही होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसने कहा देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर 0, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसका मतलब इसका आंसर हम लोग ले लेंगे क्या, इसका आंसर हम लोग ले लेंगे ए, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए आपके, ठीक। देखिए जरा, on going away from a positive charge or a small electric dipole, electric field decreases at the same rate। ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और इससे मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ, ये आर है, और फॉर्मूला हो गया तुम्हारे पास कितना, के क्यू अपॉन तुम्हारे पास आर स्क्वायर, ठीक है। ये कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और ये तुम्हारे पास आर दूरी है, ये कोई पॉइंट पी है, ई एक्सेल का फॉर्मूला है 2 k p अपॉन तुम्हारे पास कितना, आर क्यू, ठीक है। यहाँ पे जो ई है वो आर स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे जो ई है वो आर क्यू से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम रेट का मतलब ये है कि जो आर आप बढ़ाओगे या घटाओगे, ठीक है, उससे जो ई में वेरिएशन आएगा क्या वो सेम आएगा, नहीं। देखो यहाँ पे तो स्क्वायर होगी कोई भी क्वांटिटी, जैसे आर का 2r करते हो तो वो e/4 हो जाएगी, है ना, 3r करते हो तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगी, अगर जैसे 3r करते हो तो 9 हो जाएगी, है ना। यहाँ पे क्या होगा, अगर आर क्यूब करोगे, आर का 2r किया तो सीधे e/8 हो जाएगी, आर का 3r किया तो सीधे e/27 हो जाएगी, तो सेम रेट तो नहीं है। तो एक्सट्रैक्शन तो भैया सीधे सीधे गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, नहीं, आर क्यूब होता है। तो ये हो गया तुम्हारे पास दोनों गलत, एसर्शन भी फॉल्स है और रीजन भी फॉल्स है। तो नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि हमें लेना पड़ेगा आंसर नंबर डी, ठीक है। तो इसका हम आंसर दे देंगे क्या, डी। अच्छा, नियम जरूर पढ़ लीजिएगा, अलग अलग वहाँ पर एसर्शन रीजन के नियम हो जाते हैं कभी कभार, ए और बी तो सेम रहता है, सी भी सेम रहता है, डी में कुछ चेंज लाते हैं कभी कभी कुछ बुक्स में, तो उसको जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। The whole charge of a conductor cannot be transferred to another isolated conductor। ये कह रहा है कि जो पूरा चार्ज है तुम्हारे पास कंडक्टर का, वो तुम्हारे पास अनदर आइसोलेटेड कंडक्टर में ट्रांसफर नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम तुम्हारे पास किसी भी हॉलो कंडक्टर के अंदर, अगर हम तुम्हारे पास किसी भी हॉलो कंडक्टर के अंदर तुम्हारे पास कोई चार्ज हम पुट कर दें, ठीक है, कोई हम बॉडी पुट कर दें और उसको हम उठाकर कनेक्ट कर दें, ठीक है,
उसको उठा के कनेक्ट करते हैं, तो तुम्हारे पास हो सकता है। द टोटल ट्रांसफर ऑफ द चार्ज फ्रॉम वन टू अंदर इज नॉट पॉसिबल, नहीं गलत है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एसर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पास सॉरी, एसर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है, लेकिन तुम्हारे पास हमने यहाँ पे कंडीशन बता दी कि ट्रांसफर ऑफ द चार्ज यहाँ पे इसने का पॉसिबल नहीं, पॉसिबल हो सकता है। कब हो सकता है? जब किसी हॉलो कंडक्टर के अंदर, जब किसी हॉलो कंडक्टर के अंदर तुम्हारे पास कोई और कंडक्टर रखा होगा, तो ऐसा पॉसिबल है। और जब हम इसे क्या कर देते हैं, जब हम इसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है। हालांकि ये आपके कन्वेंशनल एनसीईआरटीज में इतना दिया नहीं है, इसलिए ऐसा हो सकता है आपको ना लगे, ठीक है, कि ये पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है या नहीं, बट फिर भी आपको इस तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बना? इसका आंसर बन गया है तुम्हारे पास कितना? टी, ठीक। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला इसने क्या पूछा? अगला इसने हमसे पूछा है कि point charge is brought in an electric field. Okay, a point charge is brought in electric field. That there is a point charge. Okay, and this has established some electric field. Okay, a point charge is brought in an electric field. The field at a nearby point will increase whatever be the nature of the charge. Okay, let's suppose I have used minus q charge. मैंने minus q charge put करा, ठीक। तो ऐसा है कि ये तो तुम्हारे पास E इसकी वजह से है, ठीक है, तो E बिग लिख दिया हमने, ठीक है। और इनकी वजह से क्या होगा? इनकी वजह से तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हारे पास ऐसे होंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या? E स्मॉल। अब E बिग भी इधर है, ठीक है, और E स्मॉल भी इधर है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट आएगा E बिग प्लस तुम्हारे पास E स्मॉल, ठीक है। मान लो कि अगर तुम्हारे पास इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होती, उस पर मैंने कोई प्लस क्यू चार्ज रखा होता, ठीक। अब क्या होता? तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 और ऐसे आ रही होती। अब क्या होता? ई बिग इधर की तरफ होता और ई स्मॉल तुम्हारे पास इधर की तरफ होता। तो अल्टीमेटली क्या होता? ई बिग माइनस ई स्मॉल होता। इसने कहा कि एक पॉइंट चार्ज अगर लेकर के आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, फील्ड अगर नियर बाय पॉइंट पे इंक्रीज कर रही है, ठीक है, मतलब इंक्रीज करेगी वट एवर बी द नेचर ऑफ द चार्ज। इसने कहा नहीं, अगर आपका चार्ज नेगेटिव लाओगे, अगर आपका चार्ज नेगेटिव लाओगे, तो किसी भी नियर बाय पॉइंट में फील्ड बढ़ेगी, ठीक है, किसी भी नियर बाय पॉइंट में फील्ड बढ़ेगी। लेकिन अगर आपका एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के आओ, लेकिन अगर आपका एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के आओगे, तो किसी भी नियर बाय पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। बात समझे? तो एसर्शन तो सीधे सीधे खारिज हो गया, गलत ही हो गया डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक। अब इसने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द चार्ज। अरे ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा कैसे बोल सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही होती, बाहर की तरफ जा रही होती है। नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही होती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुम्हारे पास नेचर ऑफ द चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता? तो गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा तुम्हारे पास डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। द टायर ऑफ द एयरक्राफ्ट आर स्लाइटली कंडक्टिंग, ठीक है। इसने कहा हाँ, इसने कहा कि देखिए मैं इसमें कुछ नोट्स दे देता हूँ। ड्यूरिंग टेक ऑफ, ड्यूरिंग टेक ऑफ, ठीक, और लैंडिंग, ड्यूरिंग टेक ऑफ और तुम्हारे पास क्या? लैंडिंग, ठीक। द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर, द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर, द फ्रिक्शन बिटवीन टायर, ओके, एंड द रनवे, एंड रनवे, रनवे वो जहाँ पे प्लेन अपना स्टार्ट या एंड कर रहा होता है, ठीक है, रनवे, may cause electrification of tire, may cause electrification of tire, may cause electrification of tire, okay, due to the conducting nature of tire, ये कंटेक्स्ट में दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। ड्यू टू कंडक्टिंग नेचर ऑफ टायर, due to conducting nature of tire, okay, the charge so collected, the charge collected ठीक, is conducted to the ground, is conducted to ground,
and sparking is reduced, and sparking is reduced. ठीक है, क्या बोला इसने? ड्यूरिंग टेक ऑफ और लैंडिंग, सॉरी एंड लैंडिंग, द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स इन द रनवे मे कॉज इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ टायर। इसकी वजह से जो कंडक्टिंग नेचर ऑफ द टायर है उसकी वजह से जो चार्ज कलेक्ट हुआ है वो तुम्हारे पास, ठीक है, जो चार्ज कलेक्ट हुआ है उसको कंडक्ट होना होता है ग्राउंड पे एंड द स्पार्किंग कम हो जाती है। द टायर्स ऑफ द एयरक्राफ्ट आर स्लाइटली कंडक्टिंग। ओके, उसने कहा हाँ एसर्शन तो यार सही, एसर्शन में तो कोई कमी नहीं है, एसर्शन तो बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। इधर कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, द एक्स्ट्रा चार्ज इंड्यूस ऑन द कंडक्टर विल फ्लो टू द ग्राउंड। ठीक, ऐसा है कि तुम्हारे पास स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जैक्टली स्टेटमेंट नंबर 1 को नहीं फॉलो कर रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 2 को एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एसर्शन भी सही, रीजन भी सही है, पर रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। इस हिसाब से हमने इसको आंसर जो है बी दे रखा है। देखिए ए और बी में बहुत थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो आपको जितना ज़्यादा आपका कंसेप्ट आपको क्लिक कर दे उस हिसाब से आप आंसर दे करके आना, ठीक है। इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आपको कब एग्जैक्ट ए मार्क करना है और कब एग्जैक्ट बी मार्क करना है, इसमें इतना नहीं क्लियर होता। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा नियर होता है कॉन्सेप्ट और बहुत ज़्यादा नियर होने के बावजूद लोग से बी ले लेते हैं या हम ए ले लेते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको वो स्टूडेंट को ही जज करना पड़ेगा। एक यही टाइप का क्वेश्चन है एसर्शन रीजन जिसमें इसके ऑप्शन नंबर ए और बी में बड़ा खेल हो जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। और चार्ज कंडक्टर में है चार्ज पार्टिकल इनसाइड इट। इसने कहा बिल्कुल, इसने कहा कि इनसाइड द कंडक्टर, इसने कहा कि इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, ओके, चार्ज्ड एटम्स आर प्रेजेंट, चार्ज्ड एटम्स आर प्रेजेंट, चार्ज एटम्स होते हैं, ठीक है। चार्ज कंडक्टर में हैव चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड इट, यस देयर कैन नॉट एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। इसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कंडक्टर के हो ही नहीं सकती है। इसने कहा कि बात तो सही है, ठीक है, बात तो सही है। इसने कहा कि असर्शन का सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन कहीं भी असर्शन को फॉलो करते हुए दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर देना पड़ेगा हमें क्या, इसका आंसर देना पड़ेगा हमको बी, ठीक। अगला सवाल, two charges q1 and q2 are placed at the separation r, q1 and q2 are placed at the separation r, ठीक। और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है, वो है k q1 q2 अपॉन तुम्हारे पास r स्क्वायर। नाउ थर्ड चार्ज q3, अब इसने कहा कि q1 और q2 तुम्हारे पास यहाँ पे थे, इस प्लेस नियर q1 एंड q2, ठीक है। तो कहीं रख दिया, यहाँ पे पता नहीं कहाँ रखा है, कहीं रख दिया, ठीक है। लेट्स सपोज q3 यहाँ रख दिया, ठीक। फोर्स ऑन q1 एंड q2 रिमेन्स है। इसने कहा हाँ, वैसे भी तुम्हारे पास जो Q1 और Q2 के बीच में फोर्स है उसमें तीसरे चार्ज की मौजूदगी कभी भी कुछ कर नहीं पाई, ठीक है, कभी भी कुछ नहीं कर पाई। ये तो हमने सुपरपोजिशन में पढ़ा था कि जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो तीसरा जो चार्ज है वो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो इसने कहा असर्शन तो सही है, ठीक है, रीजन भी सही है। इसने कहा असर्शन भी सही है और क्या है, और तुम्हारे पास जो है रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। उसने कहा कि असर्शन ने कहा ये एफ है, ठीक है, रीजन ने एक्सप्लेन नहीं करा कि ये एग्जैक्टली एफ क्यों है, क्योंकि वो तो अपनी अलग बात कर रहा है ना। वो तो ये कह रहा है कि Q3 को लाया और Q3 लाने पे Q1 और Q2 पे एफ रहा, तो ये तो अलग बात हो गई, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जिसका मतलब आंसर तुम्हारे पास जो है बी रहेगा, ठीक। अब देखिए तुम्हारे पास 15 क्या कह रहा है, और चार्ज इज गिवन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसने कहा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर तुम्हारे पास दे दिया। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये रही तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसने क्या बोला, चार्ज इज गिवन वेलोसिटी, ये चार्ज है, इसको तुम्हारे पास वेलोसिटी दी गई है, ठीक। अब ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है, तो सिंपल सी बात है ये इधर की तरफ खिंचा आएगा, ठीक, इधर की तरफ खिंचा आएगा। अब अगर मैं वेलोसिटी दे रहा हूँ, इसका मतलब ux की वैल्यू तो v है, इसका मतलब uy की वैल्यू कितनी है, 0 है, राइट। सो पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब इसने कहा कि इनिशियल पावर डिलीवर्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब ये क्या है, फोर्स ने कहा कि हम तो होते हैं QE, पर इनिशियली जब आप दिए गए थे तो उस समय E तो नहीं था, ठीक है, तो फोर्स भी 0 था, तो पावर भी 0 था। तो ऐसा है कि असर्शन तो करेक्ट है, असर्शन तो यहाँ पे पूरी तरीके से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब इसने कहा था कि पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर। पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल कैसा होगा, ये हो जाएगा तो सर्कुलर। सर्कुलर कहाँ होगा, ये ऐसे जाएगा तुम्हारे पास, ठीक, और इस तरीके से यहाँ से निकल जाएगा,
सर्कुलर नहीं होता, पैराबोलिक होता है, ठीक है, पैराबोलिक होता है। तो उसने कहा एसोसिएशन सही है, रीजन तुम्हारे पास गलत है। तो इसका आंसर बनेगा तुम्हारे पास क्या, इसका आंसर बनेगा तुम्हारे पास इस तरीके से निकालना, ठीक है। सो दिस इज, so these are some 15 क्वेश्चंस, इनको प्रैक्टिस करिएगा, बाकी अगले क्वेश्चन आपको जल्द से जल्द देता हूँ।